नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। आज एक कुंडली पर चर्चा करते हैं और पहले उनकी थोड़ी कहानी समझ लेते हैं और फिर ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये सारी चीजें कैसे हुई या इसका देखने का ढंग क्या होना चाहिए था। तो एक सज्जन है और अच्छी खासी इनकी उम्र है, लगभग 18 अक्टूबर 1965 का इनका जन्म है और ये दोपहर को 3:07 का जन्म है। 18 अक्टूबर 1965 दोपहर को 3:07 का इनका जन्म है। तो इनका जीवन चक्र को देखते हैं पहले कि मोटे तौर पर क्या हुआ। अच्छे खासे जबरदस्त पढ़े लिखे आदमी हैं, 2 बार सरकारी नौकरी कर चुके हैं, फिर नौकरियां छोड़ दी, अपना व्यापार करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट जैसे कामों को देखते हैं, खास तौर पर नॉलेज शेयरिंग, पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान नॉलेज देने जैसे कामों को देखते हैं। अच्छे टैरो कार्ड रीडर हैं, यानी इस तरह के मामले में भी इनका दखल बहुत अच्छा है। अब स्थितियां क्या हैं कि इनका विवाह उस जमाने के हिसाब से भी देर से हुआ, करीब 29 साल की उम्र में। एक संतान पैदा हुई, एक पुत्री, और वो बड़ी सफल है, डॉक्टरेट कर रही है और अमेरिका से कर रही है। लेकिन हमारे मतलब की बात है कि इनका विवाह देर से हुआ, फिर एक पुत्री हुई। पुत्री अभी विदेश में रहती है और बहुत काबिल है, उसका भविष्य भी बड़ा उज्जवल है। 10-12 लोगों का इनका स्टाफ है। पत्नी की मृत्यु 2010 में हो गई, लगभग 14 साल पहले। तो इन सब चीजों को कैसे देखें कुंडली में, कैसे पता चले कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, जीवन स्तर इतना अच्छा कैसे होगा। 2 अच्छी नौकरियां मिली, फिर कुछ भी हालात हुए, वो छोड़ दी और उसके बाद स्थिति क्या हुई कि अभी ये अकेले रहते हैं। कुल घर में 2 लोग, एक जिनकी कुंडली है और दूसरी इनकी बिटिया रानी जो विदेश में रहती है। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हैं कि कुंडली में देखा कैसे जाता है। मैं लगभग 10 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। उन सभी टॉपिक्स पर जो वीडियो बनाए जा सकते हैं या जो मैं पहले बना चुका हूं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप उसे डिटेल में समझना चाहें तो देख सकते हैं, जो जिससे आपको मजा आए। अभी मैं कुंडली हाथ में लेके बात करता हूं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। कुंडली है और वो आपके सामने है, और उसके साथ में जो दूसरी कुंडली है वो नवांश कुंडली है। तो सबसे पहले बिंदु पर विचार करते हैं कि इनके पास इतना अच्छा जीवन स्तर कैसे रहा। तो दशम भाव से जीवन स्तर को देखें तो दशम भाव में मंगल का राजयोग है। मंगल वहां स्वग्रही है। तो मंगल का राजयोग कैसे बनता है, जिसका नाम है रुचक महायोग। कि जब केंद्र में मंगल अपनी स्वराशि मेष या वृश्चिक में हो या अपनी उच्च राशि मकर में हो तो मंगल का राजयोग बनता है, और ये हमें जीवन स्तर के बहुत ऊंचा जाने की संभावना देता है। तो स्पष्ट रूप से क्लियर मंगल का राजयोग यहाँ पे बना हुआ है। आप स्क्रीन पे देखिए तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हाँ, मंगल का राजयोग कैसे। मैंने स्पेशली मंगल को यहाँ पे सर्किल कर दिया जिससे कि आप ये बात को समझ पाए। तो ये हुआ मंगल का राजयोग। अब बात आती है अगला पॉइंट। अच्छा, यही रुचक महायोग को डिटेल में समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है। दूसरा देखते हैं कि जब तक आपकी लग्न बहुत बलवान नहीं होगी, आप जीवन में उतनी ऊंचाइयां कैसे हासिल करोगे। तो इनकी लग्न में ही एक और राजयोग का निर्माण है जिसका नाम है शशक महायोग। बहुत बड़ी बात होती है, ये भी 5 बड़े महायोगों में से एक है। वो कब बनता है कि जब केंद्र पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में शनि अपनी स्वराशि मकर या कुंभ राशि में हो या अपनी उच्च राशि तुला में हो, तो इसका निर्माण होता है। यहाँ पर ये बहुत स्पष्ट रूप से बन रहा है, लगन में ही लग्नेश स्वग्रही है, इसे लगन का राजयोग कहते हैं, शशक महायोग कहते हैं। ये भी हमें जीवन में कुछ भी करने का हौसला, हिम्मत और ऊंचे से ऊंची पोस्ट दिलवाने की सामर्थ्य रखता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े योग थे दोनों। तो 2 बड़े योग से हमें तय हुआ कि जीवन स्तर बहुत ऊंचा रह सकता है, सामर्थ्यशाली है, कुछ करके दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ भी करके दिखाने के लिए हमने लगन देख लिया और ऊंचाइयों के लिए दशम भाव। एक और पॉइंट जिस पे देखना है, 7वें भाव पे ध्यान देते हैं अभी, क्योंकि
देर से विवाह हुआ और फिर पत्नी की मृत्यु हो गई। ये क्यों हुआ होगा? सप्तम भाव का स्वामी सूर्य अपनी कन्फर्म नीच राशि में है, 2 डिग्री से भी कम है। अगर इतनी ही खराब स्थिति ली जाए तो शादी हुई क्यों? शादी ना भी होती ना तो काम चल जाता। इसलिए शादी हुई कि सूर्य यहाँ पर वर्गोत्तम नवांश का है। हमने 7वें भाव को कैसे देखना है? सप्तम भाव के स्वामी के साथ। सप्तम भाव का स्वामी कौन है? सूर्य। अभी मैंने सूर्य पर सर्कल कर दिया। तो सूर्य यहाँ वर्गोत्तम है। नवांश में भी और जन्म कुंडली में भी कोई ग्रह एक ही मैथमेटिकल नंबर पे हो, एक ही राशि में हो, तो उसे वर्गोत्तम नवांश कहते हैं। यहाँ एक और ग्रह वर्गोत्तम नवांश में, वो है शुक्र। जन्म कुंडली में भी 8 नंबर पे है, नवांश कुंडली में भी 8 नंबर पे है, तो ये भी वर्गोत्तम हो गया। अब सप्तम भाव का स्वामी वर्गोत्तम, सप्तम भाव का कारक वर्गोत्तम, और केंद्र में यानी शुक्र केंद्र में और सूर्य कहाँ है? त्रिकोण में। दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति मेंटेन कर रहे हैं। तो नीच होने के बाद भी वो वर्गोत्तम हुआ, 1 प्लस पॉइंट। उसने शुक्र भी वर्गोत्तम हुआ जो कारक ग्रह। अब यहाँ दोनों में प्रॉब्लम है। देखिए उसे कि सूर्य नीच राशि में, तो सूर्य का नीच भंग देखते हैं। सूर्य या कोई भी ग्रह अगर नीच में होगा तो किसी राशि में तो उच्च का होता ही होगा, ठीक सामने वाली 7वीं यानी मेष। और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल बलवान स्थिति में राजयोग बना रहा है केंद्र में, तो ये सूर्य का नीच भंग हो गया। एक तरीका ये भी है बहुत बढ़िया। तो सूर्य के नीच भंग होने का हमें यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। तो सूर्य नीच में है, नहीं रहा। नीच में होने के बाद भी वर्गोत्तम में नीच भंग हो गया। कारक ग्रह भी मजबूत है, पर यहाँ एक समस्या है। सूर्य नीच राशि में है, वर्गोत्तम है, नीच भंग कर रहे हैं, एक बात हो गई, पर है तो अपनी नीच राशि में। और जो शुक्र है वर्गोत्तम है, कारक है, पर मंगल ग्रह के साथ है, राहु के साथ, उसकी पूर्ण दृष्टि बनती है। इसलिए कारक में भी कुछ कमियां रह गई और सप्तम भाव के स्वामी में भी कुछ कमियां रह गई। इसीलिए ये जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत लंबा नहीं चल सका। तो ये पॉइंट समझ में आया। तो अभी तक हमने 3 बातें समझी: शशक महायोग, रोचक महायोग, नीच भंग, वर्गोत्तम। 4 टॉपिक समझे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद बात आती है कि एक जो त्रिकोण का स्वामी होता है, अगर वो दूसरे त्रिकोण में चला जाए, त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में चला जाए, तो वो उस त्रिकोण, जिस त्रिकोण से वो गया है, का नुकसान करता है, और जिस त्रिकोण में जाता है वह लाभ। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुल 3 त्रिकोण होते हैं, पहला भाव, 5वां भाव, 7वां। तो यहाँ पर 5वें भाव का स्वामी बुध शिफ्ट हो गया है 9वें भाव में, यानी त्रिकोण ने दूसरे त्रिकोण में शिफ्ट हुआ। तो कहाँ नुकसान हुआ? 5वें घर का। 5वें घर से क्या देखना है? संतान, मुख्य रूप से। तो इन्हें संतान के सुखों में कोई ना कोई कमी आनी जरूरी है। तो कमी ये आई कि इन्हें पुत्र पैदा नहीं हुआ, एक, और पुत्री पहले हॉस्टल में पढ़ती थी, अभी विदेश में रहती, तो लगभग उसके साथ संपर्क, इस लिहाज आपस में प्रेम है, लेकिन दूरियां बहुत अधिक हो गई। तो जो साथ रहने का सुख बच्चे के मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। कमियां आई, खत्म नहीं हुआ, कमियां। तो ये एक कंफर्म योग हो गया जो हमने यहाँ पे देख लिया कि जब भी वो एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे जाएगा। अब एक और बात देखते हैं कि कारक भाव अगर कुंडली में अकेला होगा तो उस भाव को हानि पहुंचाएगा। जहां पर गुरु कारक हैं 5वें भाव के और अकेले बैठे हैं, तो इसका नुकसान क्या हुआ? संतान के सुख में कमी। ये दूसरा पॉइंट हो गया जो देखने में आ सकती है। तो अभी तक हमने कितने सारे पॉइंट अब तक समझ लिए। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। सूर्य का नीचभंग देखा, सूर्य का वर्गोत्तम, शुक्र का वर्गोत्तम, शशक महायोग, मालव्य महायोग नहीं, रुचक महायोग, हमने सारे देखे। इसके साथ ही कारक ग्रह का अकेला होना और त्रिकोण के स्वामी का दूसरे त्रिकोण में जाना, इतने सारे योगों पे अब तक चर्चा हो गई। अब देखिए शुक्र और मंगल एक साथ है, ये कहीं ना कहीं प्रेम का योग बनाता है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करता हूं इसको थोड़ा सा। शुक्र बलवान हो और मंगल साथ हो तो कम उम्र में शरारतें या प्रेम पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर मंगल बहुत बलवान हो और शुक्र साथ में हो
तो हम पढ़ के, लिख के, काबिल बन के, सफल होके फिर प्यार में फंसते हैं। तो इन्हें किसी से प्रेम है और उसके प्रेम में ये अपना जीवन काट रहे हैं। विवाह नहीं किया है लेकिन प्रेम है, इनके दोस्त हैं और उसमें भी थोड़ी बहुत रूठामनी चलती रहती है। तो प्रेम का योग भी यहाँ पे लागू हो गया, जो शुक्र पीड़ित है मंगल से। अब यहाँ राहु की भी दृष्टि है, तो राहु की दृष्टि शुक्र पे होने के कारण क्या हुआ, इसे कलंक योग भी कहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ही स्थान है कि इनकी ये प्रेम वाली बात धीरे धीरे पूरे घर में खुल गई है। और घर में राहु बैठे और राहु वहां पे अपनी उच्च राशि में, देखिए राहु वृषभ राशि में अपनी उच्च राशि है तो नुकसान देगा। शुक्र की 2 राशियां होती हैं। अभी एक और पॉइंट है, अगर उन सब राशियों में पापी ग्रह होगा तो भी वो ग्रह कमजोर हो जाएगा। जैसे शुक्र की एक राशि हो गई वृषभ जिसमें राहु बैठा है, एक हो गई तुला जिसमें सूर्य बैठा है। इस कारण भी शुक्र इटसेल्फ इन दोनों का प्रभाव भी लेगा। तो शुक्र वीक हुआ तो प्रेम या इससे संबंधित और बातें या और भी कुछ रहा होगा तो उसे हम नहीं करते, आप इशारे में समझ लीजिए। तो अभी तक इतने सारे योग हमने पढ़ लिए। अब बात आता है कि विवाह हुआ और वैवाहिक जीवन का सुख कम क्यों हुआ। कारक कमजोर हुआ, कारक भाव के स्वामियों में पापी ग्रह बैठे, इतने सारे योगों की चर्चा अब तक हो गई। अब एक बात आता है कि शुक्र के पापी ग्रह में होना, 10 पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको एक एक करके पढ़ के बताए जो इनके पूरे जीवन की कहानी के लिए जिम्मेदार है। मैं उनको रिपीट कर देता हूँ, स्क्रीन पर लिख कर दिखाता हूँ। रोचक महायोग, शशक महायोग, सूर्य का नीच भंग, त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में जाना, उसके बाद वर्गोत्तम सूर्य और शुक्र, शुक्र मंगल की युति, शुक्र राहु का समसप्तक योग, पत्नी के सुखों की कमी का कारण भाव कमजोर, लगन बहुत अधिक बलवान होना, और तीसरा पॉइंट कारक कमजोर होना, गुरु का कारक भाव में अकेला होना, और शुक्र का पापी ग्रहों के साथ होना जो प्रेम की बात करता है। 10 बड़े बड़े मुद्दों पर यहां चर्चा हुई जिससे ये कहानी समझ में आती है। इन 10 मुद्दों पर वीडियो पहले बनाए जा चुके हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कोई सा भी टॉपिक अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और ये बात समझ आएगी कि हम एक कुंडली को देखने के लिए कितने सारे रूल्स लागू करते हैं। ये इतना भी आसान काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।